कुछ बातें हैं जी कवर करना चाह रहा हूँ कनाडा के वीज़े के हवाले से। पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपके पास कनाडा का H1B वीज़ा है तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, कनाडा का कोई H1B वीज़ा नहीं होता। ये अमेरिका का वीज़ा होता है और ये आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है चलता आ रहा है। बस आजकल जैसे ही उन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया कनाडा के वर्ड को, तो वो कह रहे हैं जी कनाडा का H1B वीज़ा तो ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, इस बात को आप समझ लो कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो उसके बाद आपको कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास H1B वीज़ा भी है तो आप कनाडा आसानी से जा सकते हैं, आपके पास कनाडा का आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। या अगर आपके पास अमेरिका का कोई भी विज़िट वीज़ा है या अमेरिका का कोई भी वीज़ा है, आसानी से आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। वो बात ये है, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, एजेंट हज़रात कह रहे हैं जी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है मेरा भाई, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। वो ये भी पूछते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी, आप यहाँ से पहले किस-किस कंट्रीज़ में गए थे। यहाँ तक कि आपको जिस-जिस कंट्री गए थे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ सबमिट करने पड़ते हैं। आपने पीडीएफ फाइल में लगाना है या अपने पासपोर्ट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के उसको अपलोड करना है। ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। और हाँ, फंड्स के मतलब मैं आपको बता दूँ, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इस तरह कर लो आप, एजेंट हज़रात कह रहे हैं या फिर आपको 2 नंबर किस्म के एजेंट हज़रात और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं, आपने क्या करना है ट्रैवल बॉन्ड टाइप बना लेने, आपने बैंक में जाना है, जाके आपने पैसे सबमिट करवाने हैं, वहाँ से एक बॉन्ड बनवा लेना, वो साथ अटैच कर लेना है। उससे ये होता है कि ये श्योरिटी हो जाती है इस बंदे के पास इतने पैसे हैं। ये बड़ी पुरानी बात है, जब से बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना इनका रवाज नहीं था हुआ करता, मगर बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इससे पता चल जाता है बंदे की इनकम क्या है, बंदे के पैसे कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, बंदा कितने पैसे लगा रहा है और कितने खा रहा है। ये चीज़ें इसके साथ क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद मैं आपको 2-3 और चीज़ें बताऊँ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, हाँ, स्टेटमेंट्स के मतलब मैं आपको बता दूँ कि पैसे कितने चाहिए। अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा लगाना है तो मिनिमम आपके पास 4000 यूएस डॉलर होने चाहिए। यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा। 4000 यूएस डॉलर होने चाहिए। मैक्सिमम आपके पास 8000 यूएस डॉलर हो, यानी कि 4000 यूएस डॉलर से लेके 8000 यूएस डॉलर आपके पास लाज़िमन होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो इसको फंडिंग को। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है यार मेरे पास 10,000 रिंगट हैं या 20,000 रिंगट हैं, अगर 10,000 रिंगट वाली की बात करूँगा, 20,000 रिंगट वाला फिर भी पास हो जाता है। अब ये 10,000 रिंगट आपके पास है, मलेशिया से अगर आप प्रवास फ्लाइट चेक करते हो, नॉर्मल फ्लाइट जो है वो 3 से 4,000 रिंगट की वन साइड की है कनाडा जाने की। अगर 3 से 4,000 रिंगट की है, यानी कि यहाँ से फ्लाइट गई जद्दा और जद्दा से वो गई न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से गई आगे कनाडा के अंदर। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 4,000 रिंगट की फ्लाइट एक साइड की है तो 2 साइडों की 8,000 की होगी। 8,000 की फ्लाइट्स हो गई आपकी, आपके अकाउंट में तो 10,000 रिंगट थे, 8,000 रिंगट की आपकी फ्लाइट पूरी हो गई और उसके बाद आपने होटल बुकिंग के भी पैसे देने हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपने खाना पीना भी है, आपका अपना लाइफस्टाइल भी है, आपने कुछ वहाँ पे ओटी-चोटी भी करनी है। कोई भी मुल्क किसी भी बंदे को विज़िट वीज़ा नहीं देता, टूरिज़्म के लिए वीज़ा नहीं देता जब तक उसको यकीन ना हो जाए कि ये बंदा हमारे कंट्री जाएगा, खर्चा-वर्चा करेगा, उसका मकसद यही होता है कि भाई विज़िट करने आ रहा है हमारे कंट्री को, यहाँ एक टूर-शूर लगाने आ रहा है हमारे कंट्री में। तो अगर ये विज़िटर्स है तो ये हमारे कंट्री अगर खर्चा नहीं करेगा तो उसको बुलाने का फ़ायदा कौन है, उसको एंट्री देने का फ़ायदा कौन है। और जब आपके फंड्स ही काफ़ी नहीं है तो वो आपको आपकी टिकट ही नहीं कन्फर्म हो रही कि आपके पास टिकट क्या है। और अगर आपके पास फंड नहीं है तो वो ये भी सोचेगा कि ये बंदा, अगर इसके पास टिकट्स के भी पैसे नहीं है, इसके पास शो मनी के पैसे कहाँ से आएँगे। ये 3-4 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक और बात बताऊँ, कनाडा से बहुत कम लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, ख़ास तौर पे सिर्फ़ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है वहाँ पे जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, शो मनी के पैसे थोड़े हैं। आपने क्या करना है, आपने रहना है जी 18 दिन की टिकट है आपकी, 25 दिन की टिकट है, आपके पास 2,000 यूएस डॉलर है सिर्फ़। यहाँ ये कर लो, चलो 2,000 यूएस डॉलर वो किसी तरह मैनेज कर लिया आपने, 1 महीना वहाँ पे रहना है तो वो 2,000 यूएस डॉलर खाओ, कैसे आप मैनेज करोगे? वो तो ख़त्म हो जाएंगे, 3,000 यूएस डॉलर भी ख़त्म हो जाते हैं 1 महीने में, नॉर्मल अगर आप चलो। तो ये है कि ये पैसे थोड़े होते हैं, लिहाज़ा ये है कि अपनी इनफ लेके जाओ, अपनी जो आपके पास शो मनी है और अपना ट्रैवल प्लान है छोटा बनाओ, वहाँ पे पहुँच जाओगे, एंट्री मार लोगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास कितने पैसे हैं और किस हिसाब से आपने चलना है। 1-2 दिन गुज़ारोगे आपको समझ आ जाएगी कि क्या यहाँ पे सर्किट है। और उसके बाद अपना ट्रैवल प्लान आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि टिकट को आगे-पीछे कर सकते हो। यहाँ डिपेंड ऑन योर जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मैंने इतने पैसे खर्च करने हैं और इतने सेव रखने हैं और इतने में मैंने गुज़ारा करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रैवल प्लान के ऊपर कि आपने आगे करनी, पीछे करनी, क्या हिसाब-किताब करना है। ये हाँ भी है। और तीसरी चौथी चीज़ है, कनाडा में जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप खुद अप्लाई करो।
186 रिंगट का डॉलर का यूएस डॉलर में है, 186 डॉलर का जस्ट। और उसमें करना क्या है आपने, जस्ट ये है कि 86 डॉलर है, ये वीएफएस वालों की फ़ीस है बायोमेट्रिक के लिए, और दूसरी फ़ीस है जस्ट वीज़ा फ़ीस है $100। तो 86 से आपके फिंगर में हो जाएगी, बायोमेट्रिक में लग जाएंगे, और बाकी आपके $100। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ट्राई करो, चांस लो। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई यहाँ पे, आपका सिर्फ मलेशिया में बैठे हुए मलेशिया का वीज़ा लगा है, थाईलैंड में वैसे बैठे हुए सिर्फ थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ। ट्राई करनी चाहिए, ना वाली बात नहीं है, आप ट्राई करो। मगर मेरा भाई जो नए नए आए हैं मलेशिया में, नए नए उनका परमिट लगा है या थाईलैंड वगैरह में, वो अप्लाई नहीं करो। उसमें यह है कि आपका तो कोई 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड होना चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और नए नए भी आए हैं, वो दोनों अप्लाई ना करें, और जिन लोगों की वो नए नए नहीं है, पुराने हैं और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, वो भी अप्लाई ना करें, उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इस तरह करो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। मलेशिया में अगर आप रह रहे हो तो आपके पास बड़ा प्यारा चांस है, यहाँ पे साथ ही एशिया है, ये एशिया का मेन सिटी है, कंट्री है। इसके साथ ही आप थाईलैंड चल जाओ, कंबोडिया चल जाओ, लाओस चल जाओ, सिंगापुर चल जाओ, फिलीपीन चल जाओ, साइड पे चल जाओ, यहाँ पे बाली वगैरह इंडोनेशिया में चल जाओ। बड़ा प्यारी जो ये एक लोकेशन है, यहाँ से नहीं आप थाईलैंड से भी कर लो, सेम इसी तरह थाईलैंड भी बड़ी प्यारी लोकेशन है। आप इसी तरह किसी इंडोनेशिया से स्टार्ट कर लो, आप वियतनाम से स्टार्ट कर लो, जहाँ से भी आप मौजूद हो, कंबोडिया में मौजूद हो, लाओस में मौजूद हो, ये एशिया में छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इससे ये होगा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू बनेगी, ये भी चलेगा। और उसके अलावा जब आपने अप्लाई करना है, उन्होंने ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेनी है आपकी, मिसाल के तौर पे आपके भाई बहनों की इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन, आप किधर रहते हो, कितनी एजुकेशन है। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई मेरे, जो लोग कहते हैं जी अनपढ़ लोग हैं या मैट्रिक जिनकी तलीम है या मैट्रिक से कम है, उनके लिए कनाडा के पीआर के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उनको पीआर नहीं दिया जाता। लिहाजा अपना टाइम वेस्ट ना करना। उसमें फिर ये होगा कि आपको अगर मिल जाता है वर्क वीज़ा, आप वर्क वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। वर्क वीज़ा था मिसाल के तौर पे 10 साल का, आपने 10 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपने वर्क वीज़ा ही अप्लाई करना है। ये कहना ये चाह रहा हूँ, आपको पीआर नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक सूरत में पीआर मिल सकता है। अब दिल छोटा ना करना, इसमें ये भी है कि अगर आपकी वाइफ उसके पास वेल एजुकेशन है तो पीआर आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बेस के ऊपर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। आपकी कम तलीम कम से कम 12, यानी कि मैट्रिक वालों को नहीं नहीं है, और मैट्रिक से ऊपर 12, कम से कम 12, और उससे ऊपर हायर एजुकेशन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना बेहतर है आपके लिए। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये है कि अगर तो आपकी एजुकेशन थोड़ी है तो आप पैसे ज़ाया मत कीजिएगा, इस चक्करों में ना पड़िएगा। ज़्यादा कुछ लोग कहते थे कि सोचते हैं कि अच्छा मैं चलो वहाँ पे जाऊँगा, विज़िट पे जाके जाऊँगा, पैसे दे के जॉब लग जाऊँगा। ये पैसे दे के जॉब लगना भी इल्लीगल प्रोसेस है, ये इल्लीगल है। अगर पकड़े जाओ या इस चीज़ की वेरीफ़ाई हो जाए तो डिपोर्ट हो जाते हो। और इसमें भी जो होता है आपका बॉस, वो आपको कई किस्म का ब्लैकमेल कर सकता है कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये क्यों कर रहे हो, वो सैलरी ना दे, या कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका अप्लाई ही ना करे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो फिर क्या कर लोगे। ये चीज़ें हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि सोच समझ के चलना, सोच समझ के जान के चलोगे सारा कुछ। सब कुछ ऐसे नहीं है जैसे एजेंट ख्वाब दिखा रहे हैं कि ऐसे है, वहाँ पे जाती नौकरियों की लाइनें लगी हैं। भाई हमसे ज़्यादा लोग वहाँ पे इलीगल हैं, मतलब इलीगल से मुराद नहीं, बेरोज़गार हैं। हमसे ज़्यादा लोग वहाँ पे बेरोज़गार हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। तो कुछ लोग तो कैश पे डेली बेस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास अभी का काम नहीं है, कोई 3-3 मंथ गुजार देते हैं वहाँ पे, काम वापस आ जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है। ऐसा भी होता है, मामला तो यार चलते रहते हैं। तो कनाडा भी एक ऐसा मुल्क है जो अपने जिस बंदे को अपनी गोश में ले ले, उसका कुछ ना कुछ बना देता है। तो ये है कि एक अच्छा कंट्री है, एक अच्छी प्लेस है, अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो एज़ ए बिगिनर मैं यही कहूँगा कि अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हो, कनाडा नहीं गए, तो आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। सस्ता है यार, क्या है, $186 तो है। तो आप ट्राई करो। और उसके अलावा स्टेटमेंट वगैरह आप नहीं रेडी करना, स्टेटमेंट में कोई ऐसा घपला ना करना कि एकदम से पैसे डाल दिए। आपको कनाडा का अप्लाई करना था, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने एकदम से ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा करके पैसे डाल दिए हैं और स्टेटमेंट बन गई। नहीं की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट साथ लगानी है, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ की भी लगा सकते हैं अगर स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी है तो लास्ट 4 मंथ की भी लगा सकते हैं स्टेटमेंट अच्छी है तो ये चीज़ है। तो ये है कि स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर से बनानी है। ऐसा है कि मिसाल के तौर पे इस मंथ की 50,000 सैलरी आ रही है, अगले मंथ भी 50,000 है, 50,000 है, 51,000 है, 52,000 है, इस तरह करा के थोड़ा बहुत उत्ते थल्ले तुसी करके ये मामला चला सकते हैं। और ये भी ऐसा भी ना हो कि जानू को सेट मोबाइल फ़ोन ले दिया, 50,000 सैलरी आ रही है, ठीक है, वार दिया जी, बख्श दिया, 40,000 निकाल दिया बीच में से, अगली दफ़ा
45,000 निकाल दिया। और हाँ, एक और बताऊँ बात, मुझे एक दोस्त ने कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा सब्सक्राइबर है हमारा, उसने कहा जी मेरे पास तकरीबन राउंड अबाउट 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट है। मैं बहुत खुश हुआ, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या मुझे यूरोप शोरोप के लिए ये काफ़ी है स्टेटमेंट? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा मुझे इस तरह करो, स्टेटमेंट भेजना, मैं देखूँगा स्टेटमेंट किस तरह की है। तो मुझे अपने वो जो पर्सनल डिटेल है उसके ऊपर मार्क कर देना, बाकी स्टेटमेंट भेज देना। उसने मुझे स्टेटमेंट भेजी, मैंने चेक किया, उसका क्लोजिंग बैलेंस था पाकिस्तानी 10,000 रुपया। और ये 30 लाख की कैसे थी स्टेटमेंट? वो क्या है जी, निकल रहे हैं पैसे और आ रहे हैं, निकल रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह करके 30 लाख की स्टेटमेंट है। ये चीज़ नहीं देखी जाती मेरा भाई, कि वो निकल रहे हैं आ रहे हैं। इसके साथ एक और चीज़ देखी जाती है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और इसके साथ ये भी चीज़ देखी जाती है कि बंदा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितना है, इसकी कितनी इनकम है और ये कितना पैसे निकाल रहा है। राउंड अबाउट 70-60-70% अगर आपके पैसे सेव हो रहे हैं एवरी मंथ, तो आपको समझा जाता है कि ये बंदा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा वहाँ पे जाके हमारे कंट्री पैसा पूसा लगा सकता है, ये वापस भी आ सकता है। अगर आप कंगले हो तो फिर आपको वो वीज़ा नहीं देंगे, वो रिफ्यूज़ कर देंगे, वो कहेंगे हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आओगे। ये एक सिस्टमैटिक होता है मैसेज, जो कि प्रिंट करके वो दे देता है, वही सेम सबको जाता है कि जी हाँ, हमें डाउट है कि ये प्रॉब्लम है, कि हमें लगता है कि आप नहीं जाओगे, कनाडा जाओगे और वापस नहीं आओगे, इस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं आपको बता रहा था, चंद अपडेट्स ही बताना चाह रहा था। ये थी आज की वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और नई से नई अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ और देता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।